नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारतीय संविधान में कुछ सीक्रेट लिस्ट्स हैं? ऐसी सूचियां जो देश को चलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों के रहस्यों को खोलेंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये अनुसूचियां, ये शेड्यूल्स आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें आप संविधान का बैकस्टेज समझ सकते हैं। जहां आर्टिकल्स हमें मेन कहानी बताते हैं, वहीं अनुसूचियां वो जगह हैं जहां असली काम होता है। सरकार कैसे चलेगी, उसके सारे नियम, सारी बारीकियां सब यहीं लिखी होती हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कोई किताब लिख रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मेन कहानी एकदम साफ सुथरी रहे। अनुसूचियां बिल्कुल वही हैं। ये संविधान की अपेंडिक्सेस की तरह हैं, यानी अतिरिक्त जानकारी वाली सूचियां। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुख्य अनुच्छेद पढ़ने में आसान रहे और सारी लंबी चौड़ी डिटेल्स इनमें कायदे से रखी जा सकें। तो आज के सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इन अनुसूचियों को याद करने का एक कमाल का फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और उन 8 अनुसूचियों को जानेंगे जो शुरू से थीं। और फिर देखेंगे कि बाद में 4 और क्यों जोड़ी गईं। और आखिर में परीक्षा में कामयाबी के लिए कुछ खास बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा वो जादुई मंत्र जो सभी 12 अनुसूचियों को चुटकियों में याद करा देगा। ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस ये एक छोटा सा फ्रेज याद रख लीजिए और समझिए आपका आधा काम हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 8 अनुसूचियों की जो 1950 में, जब संविधान लागू हुआ, तभी से इसका हिस्सा थीं। कह सकते हैं कि ये हमारे देश की नींव के पत्थर हैं। हमारे मंत्र टीयर्स का टी आता है टेरिटरीज के लिए। पहली अनुसूची में हमारे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट दी गई है। एक तरह से ये भारत का ऑफिशियल नक्शा है। ई का मतलब है इमोलमेंट्स। आसान भाषा में कहें तो सैलरी और भत्ते। इस अनुसूची में ये तय किया गया है कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक किससे कितना वेतन और क्या सुविधाएं मिलेंगी। अब आता है ए, यानी अफर्मेशंस एंड ओथ्स, मतलब शपथ और वादे। जब भी कोई मंत्री या जज अपना पद संभालता है तो वो देश की सेवा करने की शपथ लेते हैं, है ना? तो वो शपथ में क्या कहेंगे, उसका पूरा फॉर्मेट इसी अनुसूची में लिखा हुआ है। टीयर्स का आर हमें ले जाता है राज्यसभा में। ये अनुसूची तय करती है कि किस राज्य को संसद के ऊपरी सदन में कितनी सीटें मिलेंगी, मतलब किस राज्य की आवाज कितनी बुलंद होगी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हमारे मंत्र में जो एस है वो है शेड्यूल्ड एरियाज। ये पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा है। लेकिन अगला अक्षर ओ, यानी अदर ट्राइबल एरियाज, ये सिर्फ 4 खास राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। इन जगहों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कुछ अलग और विशेष नियमों की जरूरत थी। अब आता है एफ, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। ये तो एग्जाम का सुपरस्टार है। ये अनुसूची तय करती है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास। यहीं पर शक्तियों के बंटवारे का असली खेल है। तो इस अनुसूची में बेसिकली 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा और विदेश मामले, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में पुलिस और खेती जैसे स्थानीय मुद्दे हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में शिक्षा जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और हमारे पहले शब्द ओएफ का आखिरी अक्षर ओ हमें भारत की भाषाई विविधता की याद दिलाता है। इस अनुसूची में उन 22 भाषाओं की लिस्ट है जिन्हें हमारे संविधान ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश बदला, जरूरतें बदलीं और इसी के साथ संविधान भी विकसित हुआ। अब हम उन 4 अनुसूचियों पर फोकस करेंगे जिन्हें बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ा गया। हमारे दूसरे मंत्र ओल्ड पीएम का एल आता है लैंड रिफॉर्म से। आज़ादी के ठीक बाद सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करना चाहती थी, तो ये अनुसूची इसलिए बनाई गई ताकि भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालत में चुनौती ना दी जा सके। अब बात करते हैं डी की, यानी डिफेक्शन। ये राजनीति का एक बहुत ही चर्चित विषय है। ये कानून उन नेताओं पर लगाम लगाता है जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अगला अक्षर है पी, यानी पंचायत। ये अनुसूची गांव की सरकार को शक्ति देती है।
इसके तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं ताकि वो अपने स्कूल, सड़कें और पानी जैसी स्थानीय जरूरतों का ध्यान खुद रख सकें। और आखिर में आता है एम, यानी म्यूनिसिपैलिटीज, जो है शहरों की अपनी सरकार। जैसे पंचायतें गांवों के लिए हैं, ठीक वैसे ही नगर पालिकाएं शहरों के विकास का काम देखती हैं। इनके पास साफ सफाई, पार्क और स्ट्रीट लाइट्स जैसे 18 विषयों पर काम करने की शक्ति है। बहुत बढ़िया, हमने सभी 12 अनुसूचियों की यात्रा पूरी कर ली है। अब चलिए फटाफट उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगी। सबसे पहली और जरूरी बात, नंबर याद रखिए। शुरुआत में थी 8 अनुसूचियां और आज हैं पूरी 12। ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, एग्जाम के लिए इन हॉटस्पॉट्स पर खास ध्यान देना है। 7वीं अनुसूची यानी शक्तियों का बंटवारा, 8वीं यानी भाषाएं, 10वीं यानी दल बदल कानून और 11वीं 12वीं यानी गांव और शहर की स्थानीय सरकार। ये एग्जामिनर के पसंदीदा टॉपिक्स हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में कभी 13वीं अनुसूची जोड़ी जाए तो वो किस बारे में हो सकती है? शायद डिजिटल अधिकार या पर्यावरण संरक्षण? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।